गुड आफ्टरनून। चलिए जल्दी से आ जाइए, मैं पीडीएफ ऐड कर लेता हूं। गुड आफ्टरनून। जल्दी से फटाफट आ जाइए लाइव। अच्छा, थैंक यू चंदन। जल्दी से लाइव आ जाइए। और मैंने कल टॉपिक बता दिया था, यही इमेज मैंने आपको शेयर कर दिया था। ठीक है, नए साम्राज्य एवं राज्य और इमारतें, चित्र तथा किताबें, ये एनसीईआरटी हिस्ट्री के 2 लास्ट चैप्टर हैं। ठीक है, ये अंतिम चैप्टर है 6 क्लास का, इतिहास का। इसके बाद फिर हम लोग ज्योग्राफी में चलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़ करके आए होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल अतुल। तो पढ़ कर के आए हैं तो बहुत ही अच्छा, उम्मीद है स्कोर करेंगे। होगा होगा बुलबुल। गुड आफ्टरनून। हाँ सिद्धांत, सिद्धांत जी बिल्कुल। बहुत कम लोग लेकिन आ रहे हैं। आप लोग लग रहा है कि अब शेयर करना बंद कर दिए क्लास को, इसलिए अब थोड़ा कम लोग आ रहे हैं। जल्दी से आ जाइए फटाफट, इसके बाद शुरू करते हैं क्लास को। क्या नेहा, मैंने कि स्क्रॉल हो जा रहा है मैसेज जल्दी जल्दी। हाँ लैपटॉप सही नहीं हुआ है, इसीलिए ऐसा नजर आ रहा है फेस, है ना। जो भी लोग आ गए हैं अंतिम तक बिल्कुल रहिएगा। हाँ ठीक है, हिस्ट्री ही होगा। ठीक है। शुरू करें, क्लास को शुरू किया जाए। देखिए कितने उत्साह पूर्वक जो है, कितने उत्साह से मैं क्लास ले रहा था, लेकिन अब स्टूडेंट थोड़े धीरे धीरे कम होने लगे हैं। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं इस कारण से। हम्म चलिए तो शुरू करते हैं, जितने लोग आ गए हैं बाकी और धीरे धीरे आते रहेंगे लोग। तो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप बीपीएससी की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, 66वीं बीपीएससी की, तो आप आ जाइए हमारे प्लेटफॉर्म पे, प्लस को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे पूरे डिटेल्स में पढ़ाया जा रहा है और अभी अभी कोर्स जो है वो स्टार्ट हुए हैं। अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो ये सारे एजुकेटर हैं जो लगातार आपको पूरे दिन क्लास दे रहे हैं।
साउंड इको हो रहा है? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि कम से कम आप लोग 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए। जितने ज्यादा दिनों का आप लेंगे उतना ही कम पेमेंट करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे 1 ईयर का कम से कम लेंगे तो प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से हो पाएगी। कम से कम 3 से 4 बार आप तैयारी कर लेंगे। 2 ईयर का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1000 रुपए और ज्यादा लगता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और 1 साल का और सब्सक्रिप्शन हो जाता है आपका। तो जितना मैक्सिमम ज्यादा दिन हो उतने दिनों का लीजिए। लेकिन रेफरल कोड याद रखिएगा, अभिमन्यु हमारा रेफरल कोड है। इस कोड का इस्तेमाल करके अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही मेरा भी क्रेडिट बनेगा अनअकैडमी में कि हाँ इनके रेफरल कोड से स्टूडेंट आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम आए अतुल तो मुझे मैसेज कीजिए। सब्सक्रिप्शन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आए मेरे नंबर 8873415727 इस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिएगा। और याद रखिएगा मेरा रेफरल कोड ही यूज कीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या क्या फायदा होने वाला है? डेली लाइव क्लासेस आपको मिलते हैं, लाइव टेस्ट क्विज मिलता है आपको, स्ट्रक्चर कोर्सेस मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस यहाँ पे मिलता है। ठीक है। तो ये सारे बैच कोर्स जो है वो अभी चल रहे हैं। हमारे बैच कोर्स मतलब कई टीचर मिल करके एक कोर्स चलाते हैं। ठीक है। तो इतने सारे बैच कोर्स भी अभी चल रहे हैं। डेबिट कार्ड अगर आपका HDFC का है, ठीक है, तो हो सकता है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, शुरू करते हैं अब क्वेश्चन को हम लोग। पहला प्रश्न है हरिसेन निम्नलिखित में से किसका राज दरबारी कवि था? क्वेश्चन नंबर 1, हरिसेन निम्नलिखित में से किसका राज दरबारी कवि था? आंसर कीजिएगा। पोल में आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है। आप लोगों को कमेंट में आंसर नहीं करना है। हेलो वीरेंद्र, वेलकम। राहुल, पता नहीं कहां चले गए सभी लोग। 250 लोग ही अब आ रहे हैं। पहले जो है 400 प्लस तक चले गए थे स्टूडेंट, लेकिन अभी 250 तक ही हैं। बिल्कुल ठीक हुआ आशीष। देख लीजिए पहला जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त का राज दरबारी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखिएगा। और समुद्रगुप्त को ही उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। और याद रखिएगा आज 7 बजे करंट अफेयर आएगा। ठीक है। करंट अफेयर 7 PM। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पोल में आंसर कीजिएगा। ये बीपीएससी का ही क्लास है। ठीक है। डिटेल्स में अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्लस पे आइए, वहां पे सब्सक्रिप्शन लीजिए आप, वहां पे पूरे डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। देखिए पोल दिया हुआ है, एक बार रिफ्रेश कीजिए आप लोग। अगर पोल नहीं मिल रहा है तो एक बार रिफ्रेश कीजिए। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ अभिलेख है, ठीक है, समुद्रगुप्त के शासन के बारे में इससे हम लोगों को जानकारी मिलती है। और इस पर समुद्रगुप्त के जो राज दरबारी थे हरिसेन, अभी जस्ट हमने देखा कवि हरिसेन थे। इन्होंने संस्कृत भाषा में प्रशंसनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है
और इसे जो है लगभग 1700, ठीक है, 1700 वर्ष पूर्व लिखा गया था, वर्ष पूर्व इसे लिखा गया था। और इसी को प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति या समुद्रगुप्त का प्रशस्ति इसी को कहा जाता है। इसमें समुद्रगुप्त की योद्धा और उत्कृष्ट कवि के रूप में भी प्रशंसा की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरिसेन द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इतने कम लोग अगर आएंगे लाइव तो कैसे एनसीईआरटी का 12 तक हो पाएगा? बताइए आप लोग मेरे मनोबल को तोड़ देते हैं। मुझे लगा था कि 1000 स्टूडेंट तो आ ही जाएंगे 10 दिन 15 दिन के अंदर। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही जो आंसर है वह ऑप्शन ए। यहाँ पे पूछा यह जा रहा था कि हरिसेन द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए सही नहीं है। उसने दक्षिणापंथ के सभी 12 शासकों को हराकर उनके राज्यों को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ये जो है ये सही नहीं है। तो और बाकी ये जो है ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था बल्कि उनको हरा करके फिर से उन्हीं को दे दिया था, उनको हरा करके फिर से उनको ही लौटा दिया था। तो यहाँ पे बिल्कुल यूपीएससी जैसा क्वेश्चन है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप गलत कर जाएंगे। इसके बाद समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के सभी 9 शासकों को हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है बाहरी राज्यों से समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की। समुद्रगुप्त की अधीनता बाहरी राज्यों वालों ने स्वीकार कर ली और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देश आंतरिक घेरा समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। देखिए ये जो है समुद्रगुप्त के राज्यों के जो पड़ोसी देश थे जैसे असम थे, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गणराज्य थे, ये यहाँ पे क्या करते थे? घेरे के रूप में समुद्रगुप्त के राज्य से लगे हुए थे और ये इसके लिए समुद्रगुप्त के लिए कुछ लाते थे, उपहार लेकर के आते थे। ठीक है, और बाहरी जो थे वो ऐसा कहा जाता है कि संभवतः ये कुषाण थे, कुषाण और शक वंश के थे बाहर वाले। निम्नलिखित में से किनके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी? क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा सर बहुत बोलते हैं ना, तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराते चलूं राजू? देखिए इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। ठीक है,
ये दोनों समुद्रगुप्त के पिता थे चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और समुद्रगुप्त ने भी। शक विजेता शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5। आंसर कीजिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जो आंसर होगा होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इसको कहा जाता है। उसने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शासक, जो अंतिम शक शासक था, जिसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय, है ना, इसको पराजित किया था, कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? क्वेश्चन नंबर 6। हो गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार विद्वानों से भरा रहता था, और कालिदास हो या फिर आर्यभट्ट, ये सब जो है इन्हीं के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सॉरी, या चंद्रगुप्त द्वितीय, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं इनको। इन्हीं के दरबार में ये रहते थे, कालिदास, आर्यभट्ट। वानभट्ट निम्नलिखित में से किसके राज दरबारी कवि थे? क्वेश्चन नंबर 7। क्या हो गया विपुल? पोल नहीं आ रहा है? पोल नहीं आ रहा है तो एक बार रिफ्रेश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन। वानभट्ट की अगर बात करें तो ये हर्ष के दरबार में रहते थे और दरबारी कवि थे, और इन्होंने हर्ष के ऊपर उसकी एक जीवनी लिखी, हर्ष चरित्र, है ना, हर्ष चरित्र जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसी से हर्ष चरित्र से हम लोगों को हर्ष के शासनकाल में जानकारी मिलती है, शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। और हर्ष ने लगभग 1400 वर्ष पूर्व 100 वर्ष पूर्व शासन किया था, शासन किया।
क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन हर्ष के काल में भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 8। बोल दे रहा हूं। कल का टॉपिक लास्ट में बताऊंगा। नेट परेशान कर रहा है सिद्धांत। अच्छा अच्छा, देख लीजिए स्कोर आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जो आंसर है वो ऑप्शन बी, वेनसांग। वेनसांग ये जो है वो चीनी यात्री था। एक तो ये आपको याद रखना है कि ये चीनी यात्री था। दूसरा, हर्ष के काल में ये आया था। ठीक है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने का कोशिश को किसने रोका? नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका था? क्वेश्चन नंबर 9 है। नेट नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। हेलो पूजा, वेलकम। पीडीएफ जो है मैंने बताया था, जो ऐप है आईएसपीएससी सॉल्यूशन, उसमें अपलोड किया जाएगा। सारा पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा। मैं बता दूंगा। देखिए, मगध को और बंगाल को, मगध और बंगाल को जीत करके हर्ष ने जितनी सफलता प्राप्त की थी, उसको जितनी सफलता मिली थी उतनी अन्य जगहों पर उसको नहीं मिल पाई थी। जब वो नर्मदा नदी को पार करने लगा तो दक्कन की ओर बढ़ने का प्रयास किया। नर्मदा को पार करके दक्कन की ओर बढ़ने का प्रयास किया। ठीक है। तो चालुक्य नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय, इसने उसे रोक दिया। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? देखिए आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा काम इसलिए नहीं हो रहा है, पीडीएफ ये सब भी मैं नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ वहां पे ऐप ये सब में, क्योंकि मेरा एक लैपटॉप खराब हो गया है, इसी कारण से नहीं हो पा रहा है उतना काम। क्वेश्चन नंबर 10। देख लीजिए, इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का डी, पल्लव। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है। और पल्लव का राज कांचीपुरम के आसपास क्षेत्रों से लेकर के कावेरी नदी तक था, कावेरी की डेल्टा तक। समीर वेलकम।
चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 11। लेट आ रहा है, इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा शुभम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन सी, एहोल। ठीक है, चालुक्यों की जो पहली राजधानी थी वो थी एहोल, और ये एक व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था ये एहोल। बाद में ये जो है वो धार्मिक केंद्र बन गया, धार्मिक केंद्र बन गया एहोल। देखिए, पुलकेशिन प्रथम जब आया, पुलकेशिन प्रथम, तो इसने राजधानी कहां बना ली? बादामी, बादामी को इसने राजधानी बना लिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? आंसर कीजिए। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा, आज अपलोड कर दूंगा कल्पना। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी समझिए, इंटरनेट का प्रॉब्लम, ये लैपटॉप का प्रॉब्लम है, इसी कारण नहीं हो पा रहा है। गोल्डन, चिक्कू, एसर, ठीक है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। रवि कीर्ति जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के राज दरबारी थे, कवि थे, और पुलकेशिन द्वितीय के सबसे प्रसिद्ध ये जो थे सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, ये चालुक्य राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, और इनके राज दरबारी थे रवि कीर्ति। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सही है, सत्य है, यह आपको बताना है। ठीक है विपुल। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। दूसरा है, पल्लव और चालुक्यों को क्रमशः चोलों तथा राष्ट्रकूटों ने अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। ए और बी, अब बताना है इसका सही आंसर। एटी 1%, बहुत बढ़िया। अभय प्रधान, शुभम गुप्ता, वेलकम। आप लोग बुक पढ़ते हैं या नहीं? बुक पढ़ते हैं या नहीं आप लोग? हाँ, तो बुक को पढ़ कर आइएगा तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप लोग बुक को पढ़ करके आते हैं तो। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं कि बुक को पढ़ करके आया कीजिए, आंसर करने में भी बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। पल्लवों को चोल वंश ने परास्त करके उनके साम्राज्य को चोल साम्राज्य में मिला लिया था, और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूटों ने परास्त कर दिया था। ठीक है, दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? क्वेश्चन नंबर 14।
हाँ, टोटल क्वेश्चन बिल्कुल बुक से और उसी चैप्टर से होता है। इसीलिए मैं चैप्टर बोल देता हूं कि इसको पढ़ लीजिए। अगर पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, और मजा भी आएगा आंसर करने में। एटी 9%, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए यहां पे कहा यह जा रहा है कि दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो पहला ऑप्शन है कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक होते थे। जो प्रशासकीय पद होता था मतलब कि जो अगर कहें तो अभी के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, ठीक है, ऑफिसर, तो ऑफिसर टाइप का जो पद था अनुवांशिक भी था, ऐसा नहीं था। अनुवांशिक उनके पुत्र ही वहां पे उस पद पर बैठेंगे, ठीक है, राजा की तरह। दूसरा है कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, बिल्कुल एक ही पद का जो व्यक्ति है वो कई कार्यों को संपन्न करेगा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर होते थे, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि ए बी और सी तीनों ठीक है। सॉरी, ये सही नहीं है, नगर नहीं, सिर्फ ए और बी सही है, ठीक है। नगर नहीं, सॉरी सॉरी, गांव होता था, नगर नहीं बल्कि गांव होता था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, न कि नगर, ठीक है। थोड़ा सा सॉरी मिस्टेक हो गया बोलने में, ठीक है। हाँ, इसके बाद है पूर्व मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सही है। नेट चला गया था। पूर्व मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। 96% आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन में तो 96% करते हैं आप लोग, है ना। यही बोलता हूं कि एनसीईआरटी का बहुत बड़ा फायदा है, आपको खुद फील हो रहा होगा। एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा, एक तो क्वेश्चन करने के लिए एक बार आप लोग बुक पढ़ ले रहे हैं, है ना, और यहाँ पे फिर क्वेश्चन कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। इनकी अपनी सेना होती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर ये राजा को सहायता देते थे। दूसरा है इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, यह भी बिल्कुल ठीक है। जहां शासक दुर्बल होते थे ये स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे, ठीक है, मतलब कि जहां का राजा कमजोर हो जाएगा खुद को ये स्वतंत्र घोषित करेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, नोट बनाते हैं आप लोग, बहुत ही बढ़िया। देखिए इनको नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, इसके बदले कुछ भूमि भी इनको दिया जाता था, भूमि दान भी दिया जाता था। देखिए ये सब जो मैं एक्स्ट्रा लिखता हूं ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, उषा कुमारी। हाँ, और दी गई जो भूमि है ये कर वसूलते थे, दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, और वे सेना और जो घोड़े होते थे इनकी देखभाल करते थे। दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 16। 16 अच्छे से कीजिएगा आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है।
85%। बिल्कुल। स्कोर देखिएगा, देख लीजिए आप लोग। स्कोर देख लीजिए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ऑप्शन ए है सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। पल्लव अभिलेख में हम लोगों को चर्चा मिलती है कि ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था जिसको हम लोग बोलते थे सभा। ठीक है, ब्राह्मण भूस्वामी जो थे मतलब कि वैसे ब्राह्मण जिनके पास बहुत भूमि थी। ठीक है, बहुत भूमि थी, बहुत बड़े मात्रा में भूमि थी, मतलब कि जमींदार टाइप के जो ब्राह्मण थे वो जो है उनका जो संगठन था उसको सभा कहते थे। इसके बाद है ऊर ग्राम सभा। देखिए जिन क्षेत्रों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे उसको ऊर कहा जाता था। ठीक है, वहां ऊर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे नगरम शिल्पकारों का संगठन। देखिए नगरम जो है वो व्यापारियों का संगठन था। ठीक है, व्यापारियों का संगठन, न कि शिल्पकारों का संगठन था ये। अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? क्वेश्चन नंबर 17। ममता बिल्कुल डेली क्लास में आइए आप लोग, तभी पता चल पाएगा, और सीक्वेंस से अगर चलेंगे तो बहुत ही बढ़िया तैयारी हो जाएगी। देखिए कितना अच्छा आंसर कर रहे हैं लोग, 93%, बहुत बढ़िया। ये जो बुक है ये कालिदास की बुक है ना? ऑप्शन बी कालिदास। कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है ये अभिज्ञान शाकुंतलम, और इस अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत नामक राजा, दुष्यंत, ठीक है, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला, शकुंतला, इन दोनों की एक प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। हाँ बिल्कुल। कालिदास के नाटकों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? क्वेश्चन नंबर 18 सही पूछा जा रहा है। पहले आप लोग चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद आंसर कीजिएगा। हाँ, करंट अफेयर होगा शाम को 7 बजे। आज करंट अफेयर आएगा शाम 7 बजे, करंट अफेयर, अप्रैल महीने का करंट अफेयर आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं बोल देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 18 मजा नहीं आ रहा है यार अब। ठीक है, वैसे हम अभी आ रहे हैं। फ्री है, फ्री, 7 बजे शाम को। इसमें देखिए आप लोग जो देखते हैं सीधा सीधा सी देख लेते हैं, ए और बी लिखा हुआ है तो वही आंसर कर डालते हैं आप लोग, है ना? तो थोड़ा सा पढ़ा कीजिए। अब ऐसे मुझे लग रहा है कि आप लोग बुक पढ़ करके नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा यह जा रहा था कि इनमें से कौन सा कथन सही है कालिदास के नाटकों के बारे में। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और इन नाटकों में एक रोचक बात यह थी कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। राजा और ब्राह्मण को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। ठीक है, और जो महिलाएं थी
महिलाएं थी उनको कौन सी भाषा, प्राकृत, प्राकृत भाषा बोलते हुए दिखाया गया है। अच्छा अच्छा अरुण। क्वेश्चन नंबर 19 है, इस्लाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, देख लीजिए आप लोग अच्छे से, इसमें तो 90% करेंगे आप लोग, मुझे पता है। 99%। मणिकांत वेलकम, नमस्ते जी अभिषेक, अभिषेक जी नमस्ते। क्वेश्चन नंबर 19, 98%, वाह, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। 95% हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, मनीषा कुमारी आप स्टार्टिंग से हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पूर्व पैगंबर मोहम्मद ने, पूर्व नहीं, पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। यह बिल्कुल ठीक है। और यह कब हुआ था? 1400 वर्ष पूर्व। ठीक है, 1400 वर्ष पूर्व इस धर्म की शुरुआत की गई थी। अपनी उत्पत्ति के 9 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। यह भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा है, अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप के की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी लेकर आ गए। ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अपने साथ ये नए धर्म इस्लाम को भी लेकर के आ गए। अच्छा, सिद्धांत तबियत ठीक नहीं है, तो प्रयुक्त सभी कथन बिल्कुल ठीक होगा। इंटरनेट की वजह से होता है नीता जी। लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने महरौली के लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी। यह अद्भुत लौह स्तंभ निम्नलिखित में से कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20। चलिए आप लोग बताइए कमेंट में कि इसकी ऊंचाई कितनी है। फटाफट बताइए कि इसकी ऊंचाई कितनी है। यस यस, बहुत बढ़िया गौतम। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। 7.2 मीटर इसकी हाइट है ना, इसकी हाइट 7.2 मीटर है। ये दिल्ली में है और दिल्ली में कुतुब मीनार के पास ही है, कुतुब मीनार के पास, इसके परिसर में ही है ये। और वजन कितना है बताइए इसका? वजन, वजन है 3 टन से भी ज्यादा, 3 3 टन से भी ज्यादा। यस, और इसमें किस शासक का जिक्र है? शासक बताइए, किस शासक का जिक्र है? जल्दी से। यस, चंद्र, बिल्कुल, चंद्र, चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है इसमें। तो लोग मानते हैं कि ये गुप्त वंश का है ना, गुप्त वंश का संभावना है, संभावित लोग मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21।
बुक आज अपलोड कर दूंगा 7th क्लास का जो इतिहास का बुक है वो अपलोड कर दिया जाएगा ऐप में। ठीक है, क्योंकि कल से 7th क्लास का आएगा चैप्टर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का, एक मिनट। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है, ये तो ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। और स्तूप आकार में कभी गोल या लंबे भी होते थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। और छोटे बड़े भी होते थे। यस यस। ये जो है स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा हेतु बना वृत्ताकार पथ है ना। हम्म, एक मिनट एक मिनट। यस। ये गलत है। और स्तूपों में सजावट के लिए रखा जाने वाला गोल धातु डब्बा धातु मंजूषा कहलाता था, ये ठीक है। मैंने सी दिया था क्या ऑप्शन? ठीक है, ये ठीक है ऑप्शन। प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ये गलत है। ये ठीक है, इसको धातु मंजूषा ही कहा जाता था। एक मिनट रुक जाइए, मुझे पढ़ने दीजिए अच्छे से, कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। वृत्ताकार पर गोल धातु का डिब्बा धातु मंजूषा कहलाता था, ये ठीक है। ठीक है, ये बी सिर्फ गलत है, तो यहाँ पे सही नहीं पूछा जा रहा था, तो बी सही आंसर होगा इसका। ठीक है, बी ठीक है, मैंने कंफर्म कर लिया है। अच्छा अच्छा, हाँ, स्तूपों में सजावट के लिए रखा जाने वाला गोल धातु का डब्बा, यही है ना। हम्म, अच्छा ठीक है, बी और सी में इसमें कंफ्यूजन है, तो एक बार मैं देख लूंगा। ठीक है, इसको एक काम कीजिए, मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इसको क्लियर कर देता हूँ, और आप लोग एक काम कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर कर दीजिए मेरे नंबर पे। इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए 21 का। चलिए आगे चलते हैं। पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? क्वेश्चन नंबर 22। पोल लेटर है, इंटरनेट वीक होगा। आदित्य खत्री। देखिए, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग मंडप होता था, यह गलत है। मंडप नहीं होता था, बल्कि गर्भगृह होता था, है ना। गर्भगृह होता था, मंडप नहीं, गर्भगृह होता था। और इसी गर्भगृह में मुख्य देवताओं को रखा जाता था, विष्णु, शिव, दुर्गा, इन सब देवताओं को रखा जाता था। मंदिरों में गर्भगृह नामक
कि एक जगह होती थी, यह एक सभागार होता था जहां लोग एकत्रित होते थे। गलत है। गर्भगृह में देवताओं को रखा जाता था। ठीक है, देवताओं को रखा जाता था, न कि लोग जमा होते थे। गर्भगृह के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। क्वेश्चन नंबर 22 इसका सही आंसर था। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, इसको शिखर कहते थे। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। गलत पूछा जा रहा है, अच्छे से कीजिएगा आंसर। हाँ, सुन सकते थे बिल्कुल। अच्छा ठीक है विपुल, देख लूंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन डी। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराणों को भी नहीं सुन सकते थे। नहीं, इनको यहां तक तो ठीक है, यहां तक बिल्कुल ठीक है कि स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन ये पुराणों को नहीं सुन सकते थे, ये गलत है। ये पुराणों को सुन सकते थे। ठीक है, सुन सकते थे ये। बाकी ए, बी और सी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है? आंसर कीजिए। पोल नहीं मिला, रिफ्रेश कीजिए, पोल नहीं मिला तो। चेक कर लीजिए स्कोर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन ए मंखक। बाकी बी, सी और डी बिल्कुल ठीक है। पुराणों की कुल संख्या 18 बताई गई है कि 18 टोटल पुराण है। और लेकिन मत्स्य पुराण में ये लिखा गया है, मत्स्य पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण में ये लिखा गया है कि पहले पुराण एक ही था। ठीक है, पहले पुराण जो था वो एक ही था, उसी से और सभी पुराण बने। ठीक है, और ब्राह्मण पुराण के अनुसार वेद व्यास ने पुराण संहिता का संकलन किया था। और विष्णु पुराण से हम लोगों को पता चलता है ना, पुराण विष्णु पुराण से हम लोगों को पता चलता है कि व्यास ने अपनी पुराण संहिता अपने शिष्य लोमहर्ष, ठीक है, लोमहर्ष को दी थी। उग्र सर्वा जो है, हाँ, उग्र सर्वा लोमहर्ष के पुत्र थे। तो ये तीनों संबंधित हैं, लेकिन मंखक ये कश्मीर के संस्कृत महाकवि थे। महाकवि थे ये, संस्कृत के, कश्मीर के थे। और इन्होंने मंख कोश की रचना की थी। मंख कोश की रचना इन्होंने की थी। ठीक है, मंख कोश की रचना की थी। और पुराणों के जो संकलन कर्ताओं में से एक थे, वो व्यास द्वारा ही महाभारत का संकलन किया गया था। और महाभारत का लेखन कार्य लगभग, लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप, महाभारत का लेखन कार्य 1500 वर्ष पूर्व किया गया। आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 25।
76%, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हैं। 75%। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में सभी। ये जो थे आर्यभट्टियम की अगर बात करें, आर्यभट्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ठीक है, संस्कृत में इन्होंने आर्यभट्टियम की रचना की और ये एक महान ज्योतिषविद भी थे, ज्योतिषविद भी थे ये। और इन्होंने अपने पुस्तक में लिखा कि दिन और रात, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बताया कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है, मूवमेंट के कारण होता है, सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी बताया था आर्यभट्ट ने। वृत्त मापने की जो परिधि है इसके बारे में भी बताया था, वृत्त की परिधि, इसके बारे में भी बताया था इन्होंने। कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहां हुआ था? बिल्कुल लीजिए, 100% कीजिए। चलिए, 94% तो कर रहे हैं। अब ये बता दीजिए कि कागज का आविष्कार 1900 वर्ष पूर्व किया गया था, ठीक है, लेकिन किसने किया था? किसने किया था? यस, लुन ने। बहुत बढ़िया, आप लोग बुक पढ़ करके आ रहे हैं, इतना अच्छा लगता है। ठीक है, लुन ने किया था 1900 वर्ष पूर्व, है ना? देख लीजिए स्कोर, लुन ने किया था 1900 वर्ष पूर्व। 1400 वर्ष तक ये कहां पहुंच गया? कोरिया तक पहुंच गया, चीन से कोरिया तक पहुंच गया। इसके बाद ये चला गया तुरंत जापान, फिर जापान पहुंच गया। 1800 तक ये पहुंच गया बगदाद, ठीक है, बगदाद। बगदाद से फिर चला गया यूरोप, इसके बाद अफ्रीका, और इसके बाद एशिया, यहां पे। शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, ये आप लोग बताइए, पहले इसी क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत में जो कागज आया, भारत में कागज या इस महाद्वीप में कागज जो आया एशिया में, कहां से आया? मेनली भारत की अगर बात करें तो कहां से आया? क्या आंसर करेंगे? चीन से? नहीं, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, बगदाद से आया। ठीक है, बगदाद से। बहुत ही डीप क्वेश्चन है ये सब, और ये सब अगर मार्केट से अगर बुक लेंगे तो उनमें नहीं होता है ये सब चीजें, एनसीईआरटी में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से ये बताना है। है 81%, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी, ठीक है। लेकिन गिनती की यह पद्धति पहले यहाँ पे है, एक एक करके पढ़ते हैं। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया।
ये ठीक है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे, ये भी ठीक है। गिनती की यह पद्धति पहले यूरोपियों द्वारा अपनाई गई थी और उसके बाद पूरे अरब में फैल गई थी, ये गलत है, क्योंकि यह पद्धति अरबों के द्वारा, ठीक है, अरबों द्वारा, ये गलत है, अरबों द्वारा अपनाई गई, तब यूरोप में अपनाई गई, इसके बाद यूरोप में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 28। पढ़ लीजिए अच्छे से। बता दूंगा टॉपिक कल का, चिंता नहीं कीजिए। देखिए, कल जो है अखिल सिंह लेट हो गए थे, अखिल जी आप तो आ जाया कीजिए समय से 1 बजे। कल 7th क्लास का हिस्ट्री का बुक पढ़ करके आना है, चैप्टर नंबर 1 और 2, चैप्टर नंबर 1 और 2। अगर आपके पास 7th क्लास का नहीं है तो अभी तुरंत 10 मिनट में मैं अपने ऐप में अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग पढ़ लेंगे। बुक मिल जाएगा आप लोगों को, चिंता नहीं कीजिए। कल वाला का पीडीएफ सब वहां ऐप में अपलोड किया जाएगा, बस थोड़ा सा समय दीजिए आप लोग। उपर्युक्त सभी कथन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो कम से कम 12 महीने या 24 महीने का लीजिए, कम पेमेंट करना पड़ेगा आपको। और हमारा रेफरल कोड आपको पता ही है, अभिमन्यु है, इसका यूज करके आप ले लीजिए, 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए, अभिमन्यु, ये है मेरा नंबर, ठीक है। सॉरी, ये तो 8873415727, ये है मेरा नंबर और ये है मेरा आईडी, ठीक है। हाँ, ग्रुप में सेंड कर दूंगा। होगा, सब होगा संतोष जी, चिंता नहीं करना है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और 7 बजे याद रखिएगा, 7 PM करंट अफेयर आएगा, ठीक है, करंट अफेयर। चलिए, मैसेज मत कीजिए आप लोग, थोड़ा सा मुझे स्क्रॉल करना है इसे, ठीक है, मैसेज मत कीजिए। चलिए, तो मिलते हैं फिर 7 बजे।